हम लोगों ने जो चैनल के बारे में बात की थी कि ट्रांसमीटर से जो सिग्नल निकलेंगे, ट्रांसमिटेड सिग्नल, वो मीडियम से होकर लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे और कहीं ना कहीं रिसीवर उनको रिसीव करेगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस किस पर जा सकते हैं, उसमें दो पॉसिबिलिटी थी, एक मटेरियल मीडियम और दूसरा विदाउट मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम में दो पॉसिबिलिटी क्या थी, इट में बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोइंग ऑन ए कंडक्टर, दूसरा था इट इज ए लाइट सिग्नल गोइंग ऑन ऑप्टिकल फाइबर्स। ये मटेरियल में, बिना मटेरियल के भी सिग्नल जा सकते हैं, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको जो भी सर्किट चाहिए वो हमारे ट्रांसमीटर में होते हैं, LCR पैरेलल सर्किट, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीना। तो एंटीना ट्रांसमिशन के लिए भी हमें चाहिए और एंटीना हमें रिसीव करने के लिए भी चाहिए। एंटीना एक पर्टिकुलर मेटल का रॉड जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है, ये लेंथ इंपॉर्टेंट है, विल टेल यू, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है और इस लेंथ में चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं। जब इसमें चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बारी बारी से बनते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होती है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे प्रोपेगेट होगी। व्हाट वी नीड, एंटीना। इसी तरह से जब हमने रिसीव करना होता है तो यहां पर रिसीविंग एंटीना होगा। रिसीविंग एंटीना में ये जाकर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगी। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें चार्ज मूव करेगा और ये जो चार्ज मूव करेगा इसको हम नीचे कनेक्ट करके अपने सर्किट में लेकर आएंगे। तो यहां पर गेट किससे खुलेगा, एंटीना में, और यहां पर फाइनल पुश जो करेगा वो कन्वर्ट करके कौन करेगा, एंटीना। तो एंटीना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन के चैनल के दोनों एंड्स पर होता है। तो चैनल कहां से शुरू होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना से, और इधर कहां होगा लास्ट में, रिसीविंग एंटीना, वहां से हमारा रिसीवर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से एंटीना टू एंटीना के बीच में चलती हैं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें अर्थ के ऊपर इसको चलना है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ की सरफेस, ये दोनों चीजें इस पर इफेक्ट करती हैं। किस तरह से इफेक्ट करती हैं और किस तरह से ये चलती हैं, इसको हम लोगों ने स्टडी किया और स्टडी करके देखा कि ये तीन तरह के मेथड एडॉप्ट करती है। तीन तरह के प्रोपेगेशन में हमने इसको क्लासिफाई किया। ओके, तो ये तीन तरह के जो प्रोपेगेशन है, तीन मेथड है प्रोपेगेशन के, उसको आज हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड है हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में अर्थ पर एंटीना है कुछ हाइट पे और हमारे हाथ में है या किसी मशीन में लगा हुआ है या हमने एक टावर पर लगा दिया है। इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। एंटीना वर्टिकल है, अगर एंटीना वर्टिकल है तो उसका ओरिएंटेशन भी कैसा होगा, वर्टिकल होगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाकर ये वेव यहां से जाती है और कैसी जाएगी, स्ट्रेट। तो ये जो वेव जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम रखी जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं ऑलमोस्ट, इट इज लेस देन
say few megahertz, less than few megahertz means 3 megahertz, 4 megahertz, like that. उतनी कम फ्रीक्वेंसी पर ये वेव्स बनाते हैं, तो इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। ये वेव्स कैसे चलती हैं? तो आंसर है कि ये वेव इस सरफेस के पैरेलल चलती है, अर्थ की सरफेस के पैरेलल चलती हैं। जब और अर्थ की सरफेस के पैरेलल चलेंगी और इसकी पावर ज्यादा नहीं होती, इसलिए थोड़ी दूर जाकर ये अटेन्युएट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता। रेंज कम होने का एक और रीजन भी है। जिस समय ये यहां पर चलती हैं, ये इसके प्लस माइनस फील्ड के बनते हैं, वोल्टेज के पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा फील्ड होता है। तो अर्थ की सरफेस में इंडक्शन होता है। इंडक्शन के कारण जहां पर ये फील्ड पॉजिटिव होगा, उसके नीचे नेगेटिव फील्ड बनेगा। जहां पर नेगेटिव होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ पॉजिटिव फील्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव फील्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इस तरह से अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाना चाहें, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे करके, तो हम देखेंगे कि वो इस तरह का ग्राफ, सॉरी, नेगेटिव नीचे और पॉजिटिव ऊपर करके, तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस के साथ साथ चलती है, तो उसकी एक मिरर इमेज अर्थ की सरफेस में भी उसके साथ साथ चलती है। और इसमें एक चीज का खतरा हो जाता है कि ये प्लस और ये माइनस, अगर ये दोनों अर्थ की सरफेस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे के रेंज में आ गए, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहां से वेव खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा होता भी है। अगर ऐसा धीरे धीरे होता चला गया तो क्या होता जाएगा, यहाँ वेव की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी। ऐसा करते करते इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और बड़ी जल्दी ही इसके सिग्नल खत्म हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा, तो रेंज बड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहां से हमने अपने वॉकी टॉकी में बोलना शुरू किया, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से वेव्स जा रही हैं, तो हम देखते हैं 500 मीटर 1 किलोमीटर तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता। मार्केट में जो हमारे खिलौने मिलते हैं वॉकी टॉकी के, वो आपने देखे होंगे, या जो रिमोट बेल मिलती है वो देखी होगी। इस तरह के बहुत से ट्रांसमीटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका एक रेंज होता है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, उससे ज्यादा दूर वो काम नहीं कर सकते। तो उसका रीजन क्या होता है कि उसकी ये जो वेव्स चलती हैं अर्थ के पैरेलल चलती हैं, और अर्थ के पैरेलल, अर्थ के अंदर एक और वेव बनती है और ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, शॉर्ट होके थोड़ी दूर चलकर ही ये खत्म हो जाती है। उसके पहले ही, इसके खत्म होने के पहले ही यहाँ एक एंटीना चाहिए जो इसको रिसीव कर लेगा। अगर रिसीव कर लेगा तो इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। दिस इज ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। ओके, तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में वेव्स कैसे चलती हैं, कुछ आंसर्स याद रखिए जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे। पहली चीज, हमारे पास जो 3 तरीके हैं चलने के, उसमें इसमें ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो वेव्स चलती हैं वो ग्राउंड के पैरेलल चलती हैं। जैसे यहां हमारे हाथ में अगर ट्रांसमीटर है, यहां से ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर, तो ये ऐसे 2 मीटर ऊपर वेव्स ऐसे चल के जाएंगी ग्राउंड। नंबर 2, इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसको हम यूज करते हैं ओनली फॉर फ्यू मेगाहर्ट्ज, 4, 5, 10 मेगाहर्ट्ज तक के लिए ही इसको यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अर्थ की सरफेस के अंदर इससे एक रिफ्लेक्टेड वेव या इंड्यूस्ड वेव पैदा होती है। उस इंड्यूस्ड वेव के साथ इसका शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसका अटेन्युएशन ज्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट हम इसके नोट कर लेते हैं। पैरेलल टू ग्राउंड,
वर्टिकल ओरिएंटेशन, frequency small, wavelength large. Frequency small up to few megahertz. Wavelength is large. Attenuation high. Attenuation high due to induced wave in the surface. So this is surface wave propagation or ground wave propagation. पांचवा, अच्छा, इसकी एक स्पेशलिटी होती है, एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है। वेवलेंथ इज लार्ज। लार्ज वेवलेंथ होने से वेव में एक ताकत आ जाती है, इट कैन बेंड राउंड द कॉर्नर्स। व्हाट इज दिस बेंड राउंड द कॉर्नर्स? अगर एक वेव जा रही है और रास्ते में एक बिल्डिंग आ गई, एक हाई बिल्डिंग आ गई, तो उसके अंदर स्टील लगा हुआ है, लोहे की बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, तो उसके अंदर हम उस वेव को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस वेव की वेवलेंथ लार्ज है तो क्या होगा? एक फिनोमिना होगा डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है? ये एक दरवाजा है, ओपनिंग, इस ओपनिंग के इधर से वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं और ये सामने स्क्रीन है। आपने देखा है कि ये वेव फ्रंट जो ऐसे चलते हुए आते हैं, ये ऐसे मुड़ जाते हैं और ये ऐसे मुड़ जाते हैं। व्हाट इज दिस फिनोमिना? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में अगर इतनी सी ओपनिंग से वेव्स को हम एंटर कराते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इतना बड़ा बनता है। सेकंड थर्ड की बात छोड़िए, सेंट्रल मैक्सिमा इतना बना और ये इतना यहां से मुड़ गया, यानी वेव्स मुड़ जाती है थीटा, और ये थीटा किसके बराबर होता है? लैम्डा अपॉन डी। ये डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना थीटा ज्यादा होगा। अब बताइए कि ये जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, इसकी वेवलेंथ लार्ज है तो थीटा भी कैसा होगा? लार्ज होगा। तो ये वेव अगर जा रही है और बीच में कोई जाते 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 यहां पर एक एंटीना है, यहां दूसरा एंटीना है और ये रेस्ट्रिक्शन है, तो ये बीच में एक बड़ा सा पेड़ आ गया, बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग आ गई, दीवार आ गई, तो ये वेव इसके ऐसे मुड़ जाएगी, चली जाएगी, इधर से मुड़ जाएगी, चली जाएगी। क्यों? इसके पास मुड़ने की ताकत है। कितना मुड़ सकती है ये? लैम्डा बाई डी, और लैम्डा इसका बहुत लार्ज होता है, इसलिए लैम्डा के प्रोपोर्शन में ये मुड़ सकती है। तो पेड़ को ऐसा क्रॉस करके चली जाएगी, बिल्डिंग को क्रॉस करके चली जाएगी, इसलिए इसकी अप्रोच बड़ी अच्छी होती है, इसको रोका नहीं जा सकता है, ये सब तरफ पानी जैसे फैल जाती है। ये इसका बेनिफिट है कि अगर यहां पर बाढ़ आती है और पानी भरता है तो आप किसी भी जगह को बचा नहीं सकते हो, वो अपने आप मुड़ मुड़ के सब तरफ अंदर चला जाएगा। ये ग्राउंड वेव की एक उसका एक बेनिफिट होता है कि ये सब तरफ एंटर कर जाती है। इसके लिए क्या होगा कि अगर हम बेसमेंट में अपना एक रिसीवर रखते हैं, एक रिसीवर छत पे रखते हैं, फिर उस रिसीवर को लेके कहीं और चले जाते हैं, तो सब जगह हमको ये वेव्स मिलेगी। तो पुलिस जब इसको यूज करती है तो उसको ये बेनिफिट होता है, एक पुलिस वाले के पास ट्रांसमीटर है, दूसरे के पास रिसीवर है,
वो अगर कहीं भी जाता है कनेक्टेड रहता है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ये बेंड नहीं होगी, कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, और रास्ते में एक पेड़ आ गया, रुक गई, इसके इधर आपको नहीं मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से होता है। अच्छा, लेकिन नुकसान क्या होता है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो इसकी पावर स्मॉल होगी, क्योंकि पावर फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। हम क्या चाहते हैं कि एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ताकि ज्यादा दूर तक जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लेकिन मेथड यही रखते हैं प्रोपेगेशन का। एंटीना लगाया, वर्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ये अगर हम इसकी जगह हाई फ्रीक्वेंसी लगा देंगे तो क्या होगा, तो आंसर है कि ये जो बने हैं 1 2 3 4 स्टेप, इसकी जगह ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गए। अब यहां पर इसके अर्थ के साथ शॉर्ट होने के चांसेस कितने थे, 1 2 3 4। यहां पर शॉर्ट होने के चांसेस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो अटेन्युएशन किसमें ज्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में अटेन्युएशन ज्यादा होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी बनाने से अगर पावर बढ़ती है तो साथ ही साथ नुकसान क्या होता है, अटेन्युएशन ज्यादा हाई हो जाता है। देयरफॉर हायर फ्रीक्वेंसी इज नॉट सुटेबल फॉर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, इसलिए हम उस पे लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर अटेन्युएशन, ये उसका रीजन है। उसके बाद बेंड्स अराउंड द कॉर्नर, बेंड्स अराउंड द कॉर्नर मोर देन अदर बेंड्स। और इसका रीजन क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। ये 6 फीचर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलती कैसे है, ग्राउंड के पैरेलल चलते जाएगी। अगर ग्राउंड मुड़ता है तो ये भी मुड़ जाएगी, मुड़ने में तो इसको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लंबी है, मुड़ने के लिए तैयार है, जिधर भी मुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये ग्राउंड के पैरेलल ही जाएगी, और ग्राउंड जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे वैसे ये भी यहां से ऐसा मुड़ते चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मुड़ के ज्यादा दूर नहीं जा पाती है, क्योंकि इसका अटेन्युएशन ज्यादा होता है, तो ज्यादा दूर इसका रेंज ही नहीं होता, तो थोड़ी दूर तक ही जा पाती है। और अगर हम रेंज बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अटेन्युएशन और ज्यादा हो जाएगा और जल्दी ये खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। और इसके लिए आपको याद रखना है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कैसी रखते हैं, स्मॉल, सिर्फ थोड़े से मेगाहर्ट्ज के लिए। लेकिन स्मॉल फ्रीक्वेंसी रखने से हमारा प्रॉब्लम हल नहीं होता। इसमें ये बहुत ही लिमिटेड यूज होता है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी के कारण ज्यादा रेंज नहीं है, तो इस रेंज में आप यहां से बॉम्बे बात नहीं कर सकते, बॉम्बे से दिल्ली बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर नहीं होती, ज्यादा एनर्जी नहीं होती, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, अटेन्युएट हो जाएगी। तो लॉन्ग रेंज के लिए नो यूजफुल, काम नहीं आएगी। दूसरा मेन चीज लॉन्ग रेंज के लिए काम में नहीं आती है, इसलिए इसको हम लोग दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी का रेंज कम है, तो हम 2 4 10 20 ट्रांसमीटर लगाएंगे, इसका रेंज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नया ट्रांसमीटर लगाना है, तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का पूरा रेंज हमने यूज कर लिया। नया ट्रांसमीटर लगाने के लिए अगर लगाएंगे तो वो इसे ओवरलैप करेगा। हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी 1 लाख है तो हम हजार के 100 टुकड़े कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल 20,000 है तो हजार के सिर्फ 20 टुकड़े कर सकते हैं, तो 20 मोबाइल ही चलेंगे, उससे ज्यादा ट्रांसमीटर नहीं चलेंगे।
अब ये चूंकि लो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसमीटर भी कम होंगे, तो हम ज्यादा इसमें ट्रांसमीटर्स काम नहीं कर सकते, तो हमारा स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स कम हो जाएंगे, रेंज कम हो जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं कर सकते, पावर इसकी कम होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। बट देयर इज ए मेथड which is low power transmission and that is ground wave। अब इसके बाद अगर हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यों ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं, हम ज्यादा ट्रांसमीटर्स लगाना चाहते हैं, मेनली रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या ज्यादा दूर तक जाएगी, उसमें हमको खतरा है कि जैसे ही हम उसको ऐसे भेजेंगे ग्राउंड के साथ साथ हो जाएगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण अभी तो ये 4 बार यहाँ पे शॉर्ट होने के चांसेस बने हैं, अगर 1000 बार बनेंगे तो क्या होगा, बड़ी जल्दी अटैचमेंट हो जाएगी। और हम फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो उसमें क्या होगा, बड़ा जल्दी शॉर्ट सर्किट होगा, अटेन्युएशन बहुत ज्यादा होगा। तो तरीका क्या है, तरीका यह है कि अर्थ से दूर कर दो। अर्थ से दूर करने का क्या तरीका है कि अर्थ के पैरेलल ऐसा एंटीना हमने लगाया, ये ऐसे अर्थ के पैरेलल जा रहा है, तो हम ऐसा एंटीना लगा देंगे, ये ऐसा जाएगा, अर्थ से दूर चला गया। अब अगर ये अर्थ से ऐसा दूर चला गया तो अर्थ में जो रिफ्लेक्टेड वेव बनती है उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि वो दूर हो गया, इंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसके साथ शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस नहीं है। तो हम यूज करेंगे एंटीना, पैराबोलिक यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वेव्स निकलेंगी वो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की निकलेंगी, ऐसा चारों तरफ जाएंगी, और जो अर्थ की तरफ जा रही है अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, पैरेलल जा रही है एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो वेव हमारे काम में आएंगी जो कहां जाती है, ऊपर। अब इससे हम दूसरे तरह का फिनोमेना लेते हैं, दैट इज नोन एज स्काई वेव प्रोपेगेशन। ओके, तो देखिए स्काई वेव प्रोपेगेशन कैसा होता है। स्काई वेव के लिए पहले थोड़ा सा अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के रेफरेंस में उसको समझना चाहते हैं। ज्योग्राफी में या दूसरे ब्रांच ऑफ नॉलेज में आपने पढ़ा है, अर्थ के ऊपर जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसको डेंसिटी के, टेम्परेचर के बेसिस पर हमने डिवीजन किया है। वो डिवीजन में ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर और उसके ऊपर मेसोस्फियर ऐसे होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में हमको हमारा नॉमेनक्लेचर बदल जाता है, हमको इनकी जरूरत नहीं। हमको किस चीज की जरूरत है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम भेजते हैं उसके साथ एटमॉस्फेयर कैसे बिहेवियर करता है, उसके बेसिस पर हमने एटमॉस्फेयर की क्लासिफिकेशन की। तो हम ये देखते हैं कि ये जो शुरू का ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ भी करने का ताकत नहीं रखता है, मतलब न तो वो उसको बेंड कर सकता है, न रिफ्लेक्ट कर सकता है, न रिफ्लेक्ट कर सकता है, कुछ नहीं करता है, सीधा जाने देता है। अच्छा, उसके ऊपर एक जो लेयर मिलती है हमको, अलग अलग लेयर्स, ये होती हैं आयनोस्फीयर लेयर। आयंस क्या होते हैं आपको मालूम है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो आयन है। ओके, तो सन से जब रेज आती हैं अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। यहां से सन से अर्थ आती, ये सन से रेज आती हैं कॉस्मिक रेज, इसमें सब तरह के रेडिएशन होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और ये बड़े पावरफुल फोटॉन्स होते हैं। ओके, यहां से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, यहां आकर जो इसको एटम्स मिलेंगे, उस एटम्स को वो हिट करेंगे। हिट करने से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फोटॉन पड़ने से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। तो यहां पर आयंस पैदा हो जाएंगे। आयंस का मतलब आप लोग जानते हैं, चार्ज पार्टिकल। ओके, उसके बाद ये यहां पर डेंसिटी बहुत कम होती है,
इस लेयर पे डेंसिटी बड़ी कम होती है तो बहुत थोड़ा सा आयोनाइजेशन होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। उसके बाद जब ये फोटोन और नीचे आते हैं तो डेंसिटी बढ़ते जाती है। यहां डेंसिटी बढ़ जाती है एयर की डेंसिटी बढ़ने से ज्यादा एटम उसके इंटरेक्ट होते हैं, ज्यादा एटम इंटरेक्ट होते हैं तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा बनेंगे। तो यहां पर हमको आयंस की डेंसिटी ज्यादा मिलती है, ये हमारी दूसरी लेयर बन जाती है। ओके, इसी तरह से और नीचे आते हैं, जब हम यहां पहुंचते हैं अर्थ के पास में तो यहां पर फिर देखते हैं कि आयन की डेंसिटी कम होगी, जबकि यहां पर एयर ज्यादा डेंस है। ऐसा क्यों होगा, क्या आप सोच सकते हैं? फोटॉन्स कम। यस, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए, क्योंकि फोटॉन्स यहां भी कंज्यूम हो गए, यहां भी कंज्यूम हो गए। तो ऐसे फोटॉन जिनकी पावर इलेक्ट्रॉन को निकालने की थी वो कम हो गए, बाकी फोटॉन्स आ जाते हैं नीचे, सन रेज, वो फोटॉन कम हो गए तो यहां पर आयंस हमको कम मिलते हैं। और बाय द टाइम ये अर्थ पर पहुंचती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले फोटॉन खत्म हो जाते हैं। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है यहां हमको आयंस नहीं मिलते, सिर्फ आयंस हमको इस लेयर पर मिलते हैं। इस आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पर साइंटिस्ट लोगों ने इसकी अलग अलग लेयर्स बनाई हैं। ये अलग अलग लेयर्स में आयंस का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। दिन में सनराइज सन की लाइट के कारण कंटिन्यूअस आयनाइजेशन होते जाता है, कंसंट्रेशन अलग रहता है। कुछ आयंस वापस दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो रात को उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इस तरह से दिन और रात में आयंस की पावर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये एक हमको जो मोटी चीज समझनी है कि आयंस के ऊपर में लेयर होती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं उनके साथ ये आयंस की लेयर कैसे बिहेव करती, तो ये जब जाती हैं तो इसमें आयनिक लेयर से जब ये टकराती हैं तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी चीज कहीं भी जाके टकराएगी तो तीन उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, या तो पार निकल जाएगी ट्रांसमिशन, या उससे टकरा कर वापस आ जाएगी रिफ्लेक्शन, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां हमारे एंटीना से जाती हैं तो ट्रोपोस्फियर तो कुछ नहीं कर सकता है, ये ट्रोपोस्फियर इसको जाने देता है। लेकिन जब ये यहां पहुंचती हैं तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ये अपने अंदर से नहीं जाने देता। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये उस तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आपको मालूम है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एनर्जी के लॉसेस होते हैं। कब होता है वो? जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन होता है। हवा में से जा रहा है, सामने मेटल पड़ेगा, ऐसा टकराएगी लाइट और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्लेक्शन कैसा होता है? पानी के अंदर से वेव ऐसे जा रही है या ग्लास में से जा रही है, यहाँ एयर आ गई, अगर इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये मुड़ जाएगी। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो तरह से रिफ्लेक्शन होते हैं। ये कौन सा वाला है? हाँ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्शन होता है। ये याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए। ओके, उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये हम इसमें याद रख सकते हैं कि एनर्जी के लॉसेस कम होते हैं। एनर्जी के ज्यादा लॉसेस किसमें होते हैं? जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, और जब रेयर से रिफ्लेक्ट होता है तो एनर्जी के लॉसेस कम होते हैं। तो इसमें एनर्जी के लॉसेस कम होते हैं। और ये यहां से जो जा रही है आयंस में, ये स्पेशलिटी होती है कि आयंस इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
अगर ये इसको ऐसा रिफ्लेक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ आ जाएगी अर्थ पे यहाँ पर आई, तो यहाँ हमने एक रिसीविंग एंटीना लगाया, एक रिसीविंग एंटीना लगाया तो देखा कि ये सिग्नल हमको यहाँ मिल गया। इतनी दूर जाकर ये सिग्नल हमको मिलता है। इतनी दूर के बारे में हम लोग ग्राउंड वेव से सिग्नल नहीं ले सकते थे। ग्राउंड वेव तो 1-2 किलोमीटर कुछ किलोमीटर तक जाती है बस, और ये 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, इतनी दूर जाकर हमको ये मिल जाती है। तो ये स्काई से जाकर वापस आता है, इसलिए इस प्रोपेगेशन का नाम क्या है? स्काई वेव प्रोपेगेशन। ओके, इस स्काई वेव प्रोपेगेशन की क्या इसमें वो वाली वेव्स हम भेज सकते हैं जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में भेज रहे थे? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो यहां तक और फिर यहां से यहां तक इतनी दूर वो लास्ट नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ानी पड़ती है। हम वैसे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा पावर के लिए और ज्यादा ट्रांसमीटर लगाने के लिए। तो जब हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज few megahertz to 30 मेगाहर्ट्ज, कुछ केसेस में अप टू 40 मेगाहर्ट्ज। तो 30 मेगाहर्ट्ज काफी बड़ा रेंज होता है, 30 × 10⁶। तो यहां तक की फ्रीक्वेंसी को हम स्काई वेव प्रोपेगेशन से भेजते हैं। 20 मेगाहर्ट्ज, 19 मेगाहर्ट्ज, 21 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी इसमें से जाएगी। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी को ऊपर करके भेजेंगे तो यहां से जाकर ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां तक आएगी, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इसका रेंज। अब अगर ये अर्थ का स्टेशन है, ये यहां पर हमारे रिसीवर है जो इसको रिसीव करते हैं, ये रिसीवर इसको रिसीव नहीं करता है। अगर ये रिसीवर इसको रिसीव नहीं करता है तो हम एक और काम करते हैं कि यहां से एक और वेव भेजते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये वाली लेयर को ये पेनिट्रेट कर देता है, ऐसे इसको पेनिट्रेट कर देगा, पाथ चला जाएगा, लेकिन ये वाली लेयर इसको रिफ्लेक्ट कर देगी क्योंकि आयनोस्फीयर का कंसंट्रेशन यहां बढ़ते जाता है। आयनोस्फीयर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कहां होता है? बीच में। ऊपर भी कंसंट्रेशन कम, नीचे भी कंसंट्रेशन कम, और ज्यादा कहां डेंस रहेगा? बीच में। तो जैसे ही ये इससे ऊपर बढ़ेगा, यहाँ आयनोस्फीयर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये यहां जाकर फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा और यहां आ जाएगा, इसको सुनाई पड़ेगा। तो रेंज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो ये यहां गया, ये यहां। अब अगर हमको पूरे देश को कवर करना है, ये सपोज इतनी बड़ी कंट्री है, तो हमको यहां पर 3 ट्रांसमीटर लगाने होंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। तो एक फ्रीक्वेंसी की आवाज यहां सुनाई पड़ेगी, दूसरे की यहां क्लियर सुनाई पड़ेगी, तीसरे की यहां क्लियर सुनाई पड़ेगी। और ये चीज होती है, जैसे हम लोग रेडियो सिलोन आजकल कम पॉपुलर हो गया क्योंकि एफएम बहुत हो गए। पहले स्काई वेव प्रोपेगेशन से एएम स्टेशन रेडियो सिलोन चलता था, तो उसमें 16 मीटर बैंड, 19 मीटर बैंड और 21 मीटर बैंड, 3 मीटर बैंड पर उसका ट्रांसमिशन होता था। ये जो मीटर है ये बताता है उसकी वेवलेंथ। तो हम क्या देखते थे कि पंजाब तरफ जो हम लोग गाने सुनते हैं वो 16 मीटर बैंड पर ज्यादा क्लियर आते हैं, मध्य प्रदेश में 19 मीटर बैंड में क्लियर आते हैं, और नीचे चले जाएंगे नागपुर के और नीचे मद्रास की तरफ तो 21 मीटर बैंड पर ज्यादा क्लियर आते हैं। वही रेडियो स्टेशन है। तो ऐसा क्यों होता है, ये रीजन आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ज्यादा दूर तक, उससे कम उससे कम। इस तरह से फ्रीक्वेंसी से हम रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रेंज अगर चेंज करना है तो किसका रेंज ज्यादा होगा, कम फ्रीक्वेंसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। क्यों? उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, ज्यादा ऊपर जाकर वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी रेंज हम जो यूज करेंगे अप टू 30 मेगाहर्ट्ज होगी। वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर। Received back on Earth at larger distance. ये लार्जर डिस्टेंस पर हमको मिलेगी। तो डिस्टेंस हम इसका चेंज भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम रेंज को चेंज कर सकते हैं। ये होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। लेकिन ये कहां तक काम करेगा? 30 मेगाहर्ट्ज। देखिए यहां से हमने शुरू किया 10 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज यहां से रिफ्लेक्ट हुए, 15 किया यहां से रिफ्लेक्ट हुए, 20 किया यहां से रिफ्लेक्ट हुए, 25 किया यहां से रिफ्लेक्ट हुए, 30 किया यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और 40 कर दिया हमने, 50 कर दिया। तो क्या होगा? वो इन सब को चीरते हुए जाएगा, पार निकल जाएगा, क्योंकि उसको रिटर्न करने की ताकत नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्काई वेव प्रोपेगेशन की भी एक लिमिट होती है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी को आप स्काई वेव प्रोपेगेशन से नीचे तक नहीं ला सकते। कहां तक की फ्रीक्वेंसी को ला सकते हैं? 30 मेगाहर्ट्ज तक ही ला सकते हैं। और इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो एंड सो फ्रीक्वेंसी इज टू बी प्रोपेगेटेड एंड विच मेथड विल यू रिकमेंड? तो आप देखेंगे अगर वो फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से कम है तो हम क्या रिकमेंड करेंगे? ग्राउंड वेव से भेज दीजिए। 5 से 30 है तो स्काई वेव से भेज दीजिए। और 30 से ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो तीसरा मेथड है स्पेस वेव, उससे भेजिए। ओके, तो ये हमारे स्काई वेव प्रोपेगेशन हो गया। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्काई वेव। ओके, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है मैंने आपको बताया कौन सा होता है। हाँ, इसको आप कहीं ये waves are reflected by ionosphere and this is what total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण इसमें एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्काई वेव प्रोपेगेशन। इसके बाद जब हमारे यूजेस ज्यादा बढ़े तो इतनी फ्रीक्वेंसी से भी हमारा काम नहीं चलता था। तो हमने क्या किया? और इक्विपमेंट बनाया। हमको और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी तो वो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं होती थी, स्काई वेव से आती नहीं थी, बाहर निकल जाती थी। तो हमारे ऐसे इक्विपमेंट भी बन गए कि हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी बना सकें। तो उसके लिए हम ज्यादा ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मींस ज्यादा पावर है, उसको ज्यादा दूर तक भी भेज सकते हैं। इन सब चीजों को हम यूज करना चाहते थे। तो उसके लिए ये प्रोपेगेशन हमारे काम में नहीं आता।
ग्राउंड वेव भी हमारे काम में नहीं आता, ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिटोरिएट हो जाती है, अटेनुएट हो जाती है। स्काई वेव भी नहीं आता, ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको पंक्चर करके निकल जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, और रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है स्काई वेव में, अदरवाइज हमको नीचे नहीं मिलेगा। तो जो इससे और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज, उसके लिए हम एक तीसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे, दैट वी विल कॉल स्पेस वेव प्रोपेगेशन। सो नाउ वी विल गो फॉर स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस मतलब हमारे चारों तरफ का स्पेस, इसमें जो प्रोपेगेशन होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेंगी, उसको स्पेस वेव प्रोपेगेशन कहेंगे। ये बाकी दोनों प्रोपेगेशन से अलग है। इस तरह से अलग है कि इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, दैट विल बी ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अर्थ के साथ साथ वो वेव्स मुड़ेंगी नहीं। ग्राउंड वेव में क्या होता था, अर्थ के पैरेलल चलती थी, स्काई में क्या होगा, जाकर स्काई से मुड़ जाती थी। ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। ये कैसे जाती हैं, तो ये गोली जैसे जाती है, बुलेट जैसे जाएंगी, तीर जैसे जाएंगी, एकदम स्ट्रेट। और इसके लिए जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर फ्रीक्वेंसी लार्जर देन 40 मेगाहर्ट्ज, और अपर लिमिट इसकी कुछ नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, मेगा में जाएगा, गीगा में जाएगा, और इवन टेरा में जाएगा। तो ये सब स्पेस वेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का मतलब है कि यहां अगर हमारा ट्रांसमीटर है और यहां रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर से ये चलेगी और रिसीवर में ऐसे जाएगी। जैसे अगर हमको किसी को शूट करना है, गोली मारना है, तो वो दिखेगा तो शूट करोगे, वो हमारी लाइन ऑफ साइट पे आना चाहिए, तब हम निशाना लगाएंगे और शूट करेंगे। इसी तरह से ये वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो उसका लैम्डा कैसा होगा, लैम्डा बहुत छोटा होगा। अगर उसका लैम्डा बहुत छोटा होगा तो उसका डिफ्रैक्शन कैसा होगा, यस, उसका ये थीटा कैसा बनेगा, ये थीटा बहुत छोटा बनेगा। क्यों, थीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय टी। तो ये फैलती नहीं है, अगर फैलती नहीं है तो कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया रुक जाएगी। तो इसके लिए हम जिसकी जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक से फायदा उठाना जानते हैं। जैसे ग्राउंड वेव में क्या था, वेवलेंथ बड़ी लंबी थी और वो मुड़ जाती थी, तो हम क्या यूज करते थे, उसको ग्राउंड पे यूज करते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे वो वेव मुड़ के आ जाएगी हमारे रिसीवर में। इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि वो वेव मुड़ेगी नहीं, लेकिन इसको एक छोटी सी चीज भी हम लगा देंगे तो ये उसको रोक लेगी। और दूसरा, चूंकि ये फैलेगी नहीं, इसलिए इसकी एनर्जी बिखरेगी नहीं। यहां से हमने 100 वेव ऐसे भेजी, अगर ग्राउंड वेव होगी, ज्यादा वेवलेंथ होगी, तो वो ऐसे फैलती जाएंगी इस तरह से। यहां पे हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर को कितना पार्ट मिला, थोड़ा सा। ये कैसी जाती है, स्ट्रेट। यहां से 100 निकली, यहां पे हमने रिसीवर लगाया, 100 की 100 इसको मिल गई, तो इसकी पावर हमको कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अगर ग्राउंड वेव होती तो ऐसे फैल जाती, यहां से 100 चलती तो 10 यहां पहुंचती, बाकी 90 इधर चली जाती। तो ये बेनिफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं हमारे इच्छा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के पास हाई पावर होती है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई पावर है, लेकिन इसमें हमको करना क्या पड़ता है, रिसीवर और ट्रांसमिशन, इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ साइट होना चाहिए।
उससे ये सीधी जाएंगी। सो स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट मतलब एकदम एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट नहीं होता, बट ऑलमोस्ट। जैसे अभी हमारा मोबाइल और मोबाइल का टॉवर, इसमें लाइन ऑफ साइट है या नहीं है? तो आंसर है। हमारी आंख से हमको अपने आसपास मोबाइल नहीं दिख रहा है, सॉरी टॉवर नहीं दिख रहा है, पर हमारे मोबाइल को दिख रहा है। बीच में कोई ज्यादा बड़े रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये वॉल सीमेंट की बनी हुई है, सीमेंट से ईएम वेव पार हो जाती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की, और इसके उधर टॉवर लगा हुआ है 1 किलोमीटर पे इसी कॉलोनी में। तो इस मोबाइल का उस टॉवर के साथ लाइन ऑफ साइट संपर्क है। तो ये उसमें उसका प्रोपेगेशन जो हो रहा है या इससे जो प्रोपेगेशन हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिसीव कर लेंगे। हाँ, अगर बीच में हमने स्टील का बॉक्स लगा दिया तो प्रॉब्लम होता है। स्टील का डब्बा है बना हुआ, तो स्टील इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं आने देता, तो हमको फिर उस डब्बे के बाहर जाना पड़ता है। तो आप देखेंगे कई बार घरों के बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर जाते हैं तो एक तरफ जाके हमको ज्यादा अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, क्योंकि जब हम अंदर थे तो वहां से जो लाइन आ रही थी उसके रास्ते में आयरन पड़ गया, और आयरन इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं आने देता। ऐसा हो जाता है, ट्रेन में भी ऐसा होता है। ओके, तो ये लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होते हैं। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक अर्थ की ग्राउंड के सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा सैटेलाइट से यूज कर सकते हैं। तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन एक तो हम यूज करेंगे ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड कैसे करेंगे? एंटीना टू एंटीना, एंटीना टू एंटीना। जैसे हमारे मोबाइल के एंटीना से टावर के एंटीना तक, टावर के एंटीना से मोबाइल के एंटीना तक, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये चलेगा। दूसरा, यहां पर हमने एक एंटीना लगाया और यहां से ये ऐसा चला, यहां पर हमारा टीवी है, यहां पर हमारा टीवी का एंटीना है, तो या रेडियो का एंटीना है, तो ये यहां से भेज जाएगी और ये एंटीना में रिसीव हो जाएगी। तो ये कौन सा प्रोपेगेशन हुआ? स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई एनर्जी है, और अर्थ से काफी ऊपर है इसका एंटीना। तो जो इंड्यूस्ड में शॉर्ट सर्किट हो रहा था वो यहां पर नहीं होता, पावर हमको ज्यादा मिलती है। तो हमारे जो लोकल टीवी स्टेशन लगे हुए हैं, लोकल जो रेडियो स्टेशन लगे हुए हैं, जो एफएम रेडियो बजता है, अभी 101 पे बज रहा है, 98.3 पे बज रहा है, थोड़ा आगे जाते हैं रायपुर की तरफ 94.3 मिलता है। तो ये जितने भी रेडियो स्टेशन हैं, ये सब इस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वही फ्रीक्वेंसी होती है जो स्टेशन का नाम होता है, 101। उसके साथ मेगाहर्ट्ज और लगा लीजिए, तो 101 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज, 94 मेगाहर्ट्ज। तो ये सब किसमें है? मेगाहर्ट्ज में, और सभी 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है। तो ये सब डायरेक्ट वेव्स भेजते हैं और हमारे रेडियो को डायरेक्ट वेव मिलनी चाहिए लाइन ऑफ साइट में। तो ये सिग्नल एंटीना जो एंटीना होते हैं, और कहां पर होते हैं? ऑन दी ग्राउंड होते हैं। अब इसमें आप एक खास चीज देखेंगे कि अगर एंटीना टू एंटीना यहां तक इसने आना है, तो इसके बाद किसी आदमी के पास यहां रेडियो है, तो यहां पर ये सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो इसको ये सिग्नल नहीं मिलेगा। और इसका तरीका क्या है? हम इस सिग्नल में रिपीटर स्टेशन लगा सकते हैं। यहां हम एक एंटीना लगाएंगे, ये इसकी लाइन ऑफ साइट, ये दोनों एंटीना एक दूसरे के सामने पड़ते हैं, ये यहां सिग्नल भेज सकता है, ये फिर अपना यहां पर दोनों तरफ सिग्नल भेजेगा, ये ऐसा भेजेगा, ये ऐसा। तो इसका रेंज यहां से लेके यहां तक है, इसका रेंज यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। इस तरह से ये इतना रेंज कवर करता है, ये इतना रेंज कवर करता है,
सब अपना अपना रेंज कवर करते हैं। तो एक एंटीना कितना रेंज कवर करेगा, इसको हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, इसको क्वांटाइज कर सकते हैं। ओके, ये आपकी सरफेस है, रेंज ऑफ एंटीना। ये अर्थ की सरफेस है और इसका रेडियस सेंटर से आया r इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर। यहां पर हमने ये छोटा सा एंटीना लगाया तो 6400 के कंपैरिजन में एंटीना की हाइट तो बहुत कम होगी, लेट अस से इट्स हाइट इज h। अब यहां से जो सिग्नल जाएंगे वो यहां भी सुनाई पड़ेंगे, यहां भी सुनाई पड़ेंगे, यहां भी सुनाई पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां सुनाई पड़ेगी। उसके बाद इधर की अर्थ में वो सुनाई नहीं पड़ेगी। तो इसका रेंज कहां तक हो गया, तो हमारा आंसर है इसका रेंज यहां तक हुआ, पॉइंट ए तक। ओके, यहां सेंटर ऑफ अर्थ है, इसको हमने मिला दिया पॉइंट ओ। सेंटर से ये टेंजेंट को मिलाया तो ये क्या बना, रेडियस r। ये है r और ये है h, और टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो किसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए दिस इज r प्लस h। r प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हमने कुछ नाम दे दिया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट P। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, उसके ऊपर का डिस्टेंस h है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया r प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 6400 किलोमीटर और ये कितना है 6400 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, तो 6400 किलोमीटर के सामने 100 मीटर इज वेरी स्मॉल, दैट कैन बी टेकन एज गुड एज 6400 किलोमीटर। एनीवे, अगर ये पॉइंट P है, इसको हमने मान लिया Q। तो शुरू में हम कैसे करते हैं, r प्लस h स्क्वायर दैट इज इक्वल r प्लस h, दिस इज OQ। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OQ स्क्वायर किसके बराबर है, r प्लस h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू QA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज r स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया, सो दिस इज r स्क्वायर प्लस 2rh प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू QA स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। Compared to r, h is a very small quantity, so h square can be neglected compared to r. H is much smaller than r, therefore h square neglected. So 2rh is equal to QA square. Now QA is almost equal to PA. This. ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि h बहुत छोटा होता है। QA is approximately PA is equal to range. So 2RH is equal to QA square. So QA square is PA square, that is range. PA square is equal to 2RH. So PA is equal to root of 2RH. PA और PA क्या है, रेंज।
So range of a tower is given by expression √2RH. इस रेंज को हम लोग स्मॉल r भी लिख सकते हैं। रेंज स्मॉल r इज इक्वल टू √2RH। ये है रेंज ऑफ ए टावर। अगर किसी टावर की हाइट h1 है तो उसका रेंज r1 है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? r1 इज इक्वल टू √2RH1। ये है h1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1। अब यहां से ये ऐसे जाता है, तो यहां पर हमने एक दूसरा टावर लगाया जिसकी हाइट h2 है। अगर इसकी हाइट h2 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आंसर है रूट, फिर से वही फॉर्मूला 2RH2। ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला कितना? √2RH1। तो दोनों टावर के बीच में, दोनों एंटीना टावर्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यस, देयर R1 R2 is equal to √2RH2. Therefore, distance between two towers is equal to R1 plus R2, R1 plus R2, and this will be equal to √2RH1 plus √2RH2। ये क्या निकाला हमने? डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स ऑफ हाइट h1 एंड h2। इतनी दूर हमको ये टावर लगाने पड़ेंगे। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल आता है कि अगर इतने रेंज पर R1 प्लस R2 रेंज पर हमको दो एंटीना लगाने हैं तो उसकी हाइट बताइए। दूसरा, दो एंटीना हमारे पास 100 मीटर हाइट के हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा हम कितनी दूर पर लगा सकते हैं? तो यहाँ 100 मीटर रखेंगे, यहाँ 100 मीटर रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे, तो वो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकालने के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें दूसरी तरह का क्वेश्चन सिंगल एंटीना का भी आ सकता है। सिंगल एंटीना के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? सिंगल एंटीना के क्वेश्चन आते हैं कि एक रेडियो स्टेशन का एंटीना 100 मीटर हाई है, देन हाउ मच पॉपुलेशन विल इट कवर इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक शहर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। एंटीना की हाइट हमने कितनी दी है? 500। तो कितने लोगों तक ये ब्रॉडकास्ट पहुंचेगा? दिस इज व्हाट इज डन इन सर्वे। तो इसको किस तरह से हम निकालेंगे? अगर एक एंटीना की हाइट हमको h मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? r, रेंज। तो ये रेंज हम कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से? √2RH। इससे हमने रेंज पता लगाया। ओके, ये जब रेंज पता लग गया तो उसको हमने πr² कर दिया। अगर उसको πr² करेंगे तो यहां से ऐसे भी वेव्स जा रही है, चारों तरफ जा रही है, तो इधर क्या बनेगा? सर्कल। उस सर्कल का एरिया कितना होगा? πr²। वो r कौन सा r लेना है हमको? ये वाला, ठीक है, जो रेंज है। तो इसको πr² करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एरिया। ठीक है, जितना एरिया आएगा 500 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन। ठीक, तो एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड कितना होगा? πr²। इसका हमने स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? π × 2RH, दैट इज 2πr। ये किसका फॉर्मूला बन गया? एरिया कवर्ड बाय ए टावर विच हैज गॉट हाइट h। तो जैसे जैसे h बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एरिया कवर्ड भी बढ़ता जाएगा। अब इस एरिया को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई अगर पूछा है तो कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई।
तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और ये सीबीएसई के एग्जाम में काफी पॉपुलर टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये है स्पेस वेव में कहां पर प्रोपेगेशन हो रहा है, ग्राउंड में, एंटीना टू एंटीना। इसमें एक एंटीना ट्रांसमिशन का, दूसरा एंटीना हमारा मोबाइल भी हो सकता है, और दूसरा एंटीना एक बड़ा टॉवर वाला एंटीना भी हो सकता है। अब आप दोनों के समझ गए हैं, दोनों का रेंज इस तरह से निकलेगा। और मोबाइल की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पहले हम लोग जो बैंडविड्थ का हमने चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा है, दैट इज नियरली 900 मेगाहर्ट्ज, उस पर ये मोबाइल काम करते हैं। तो ये स्पेस वेव का पार्ट हुआ ऑन ग्राउंड। अब इसी का हम एक दूसरा पार्ट लेते हैं, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम लोगों ने क्लास 11 में सैटेलाइट का एक चैप्टर पढ़ा है, और उसमें पढ़ा है दो तरह के सैटेलाइट, जिसमें एक था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट अर्थ सरफेस से नियरली 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, और उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 24 आवर्स होता है। उसके कारण क्या होगा कि हम यहां से जब भी उस सैटेलाइट को देखेंगे, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी हमारे साथ घूमेगा। अर्थ 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, तो ये सैटेलाइट भी 360 डिग्री घूमेगा 24 आवर्स। तो जब भी हम देखेंगे हमको एक ही लाइन पर ये ऐसे दिखेगा। यहां से हमने देखा, ये कौन सी लाइन, वर्टिकल, या कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने देखा, तो इस डायरेक्शन में देखा है, 2 घंटे बाद देखेंगे तब भी इसी डायरेक्शन में दिखता है, फिर 2 घंटे बाद देखेंगे तब भी इसी डायरेक्शन में दिखता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी पोजीशन यहां आ जाती है तो इसकी पोजीशन यहां आ जाती है, जब हमारी पोजीशन यहां है तो इसकी पोजीशन यहां आ जाती है, एंड इट इज मेकिंग ए कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड अर्थ। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पाथ है। दिस इज जियो स्टेशनरी। तो ये अब हम समझ गए हैं कि अगर हमने एक बार देखना शुरू किया तो उसी डायरेक्शन में वो हमको हमेशा दिखेगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमने अपने डिश एंटीना का फेस उसकी तरफ कर दिया तो 24 घंटे वो उसी तरफ दिखेगा। यहां से अगर हमने इसके फोकस पर ट्रांसमीटर लगाया जो कि इसको वेव्स भेजेगा और पैरेलल वेव्स बनाकर ऐसा भेजेगा, फोकस से आएंगी तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल वेव्स जाएंगी, बिखरेंगी नहीं। अगर वो पैरेलल वेव्स ऐसे जाती हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज, 40 से बहुत ज्यादा, तो उसको आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, और उसकी डायरेक्शन ऊपर है तो अर्थ के साथ वो शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकती, तो वो चलती जाती है। 36,000 क्या, लाख किलोमीटर तक भी वो चली जा सकती है। अभी जो हमारा जा रहा है मंगल ग्रह पे, जो सैटेलाइट जा रहा है मार्स पे, तो वो अभी कई लाख किलोमीटर दूर है, 1 करोड़ किलोमीटर के करीब करीब दूर पहुंच चुका है। अभी भी हम यहां से उसको सिग्नल भेजते हैं, कंट्रोल करते हैं सिग्नल। तो ये वेव्स को इस तरह से जब भेजा जाता है विदाउट लॉस ऑफ मच एनर्जी, दे कैन कंसंट्रेट एंड गो टू ए वेरी फार डिस्टेंस। तो यहां पर हमने एक एंटीना लगाया और एंटीना लगा के वेव्स को भेजा, वो वेव ऐसे सीधी चलते जाएंगे जब तक उनको रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। और हमने उसका निशाना किस पे सेट किया है, सैटेलाइट पे, तो सैटेलाइट उसको रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन मिला, तो सैटेलाइट में एंटीना लगा हुआ है और ये जाके सीधे उसके एंटीना में जाती है। उसके बाद एंटीना के अंदर हमने रिसीवर बनाया हुआ है, तो यहां से ये इस सैटेलाइट पे जाती हैं, और सैटेलाइट अर्थ से कितना ऊपर है, 36,000 किलोमीटर। ओके,
36,000 किलोमीटर पे ये सैटेलाइट इसको रिसीव करता है और यहाँ पर हमने ट्यूनिंग का अरेंजमेंट कर दिया है, एलसीआर सर्किट लगा के वो ट्यून करके इस सिग्नल को पूरा रिसीव कर लेता है। तो जब हम नीचे से ग्राउंड से इस पर सिग्नल भेजते हैं तो हम बोलते हैं हम ऊपर से लिंक हो गए, और ये जो प्रोसेस है ऊपर से लिंक होने की, दिस इज नोन एज अप लिंकिंग। अपलिंकिंग मतलब नीचे से ऊपर कनेक्ट हो गए और सिग्नल इसको जा रहे हैं। इस सैटेलाइट में, सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव सैटेलाइट के अंदर कोई मशीन नहीं है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्टर जैसा है, वेव आएगी उससे टकरा के वापस आ जाएगी बस। क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वेव टकराएगी वापस आ जाएगी। लेकिन एक्टिव सैटेलाइट ऐसे नहीं होते। एक्टिव सैटेलाइट उसको अपने एंटीना से रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको इंप्योरिटी के लिए फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे, डीमॉड्यूलेट करने के बाद उसके कैरियर फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ऐड करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड करके फिर अपने ट्रांसमिशन से, अपने ट्रांसमीटर से उसको नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ दोबारा बीम करेंगे। तो वो जब दोबारा बीम करेंगे तो वो यहां से ऐसे आएंगे सिग्नल, यहां से सिग्नल ऐसे आएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां से लेके यहां तक पूरी अर्थ में इसके सिग्नल ऐसे रिसीव किए जा सकते हैं। इतना बड़ा रेंज हो जाता है सैटेलाइट का, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर। तो ये वाला रेंज आप देखेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन दोनों से ज्यादा। तो सबसे बड़ा रेंज किसका होता है, सैटेलाइट प्रोपेगेशन। लेकिन क्या ये पूरा अर्थ कवर करता है, तो आंसर है नो, ये भी पूरी अर्थ को कवर नहीं कर सकता। दिस कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो ये यहां पर नीचे में अगर हमारा घर यहां है तो हम यहां पर एक एंटीना ऐसे लगाते हैं और ये एंटीना में इससे ऐसे सिग्नल रिसीव करते हैं। ये सिग्नल रिसीव करके हम अपने घर में ले आते हैं। ये तो ये एंटीना आपको दिख रहा है, क्या ये एंटीना ऊपर की तरफ है? नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है थोड़ा सा। आप अपने घर की छत पे जाके देखते हैं, हमारा एंटीना ऊपर की तरफ नहीं होता, किधर होता है, हमेशा टेढ़ा रहता है। इस कारण से समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज ए मटेरियल। हमने एक एंटीना लगाया जो कि इसको रिसीव करेगा। जब हम इसके सिग्नल को रिसीव करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो आंसर है हम डाउन लिंकिंग कर रहे हैं। डाउन लिंकिंग, तो स्टेशन से जब सैटेलाइट को कनेक्ट करके सिग्नल भेजते हैं उस प्रोसेस को अपलिंक, और स्टेशन से जब हम रिसीव करते हैं ग्राउंड में तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनलिंक। इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, दिस हैज गॉट ए रिसीवर, प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर। ये तीन चीजें इसमें होती हैं। फिर से ये ट्रांसमिट करता है। ओके, रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होती है, तो हर प्रोपेगेशन के लिए याद रखिए डिफरेंट इसलिए होती है कि आपस में रिजोनेंस ना करें। ठीक है, ओके। इस तरह से हमको इसका बेनिफिट क्या होता है, रेंज इज वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अर्थ, 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस इसमें कवर हो जाती है।
ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी है इसलिए एनर्जी भी ज्यादा होती है और सिग्नल ज्यादा क्लियर होता है। Due to high frequency, signal is clear. ओके, अगर इतना बेनिफिट होता है तो कुछ लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस ये है, द कॉस्ट इज वेरी हाई। कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक, तो ये कौन सा प्रोपेगेशन हो गया? स्पेस वेव का सैटेलाइट प्रोपेगेशन। तो स्पेस वेव हमने देखा ग्राउंड पर काम करती है, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होती है। ग्राउंड पे किसमें काम करती है? मोबाइल, टीवी और रेडियो, तीनों हमारे स्पेस वेव पे काम करते हैं। और स्पेस में ये किस पे काम करती है? सैटेलाइट प्रोपेगेशन में काम करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम करती है। तो ये दोनों किससे हो रहे हैं? स्पेस वेव प्रोपेगेशन से होते हैं। तो ये तीन तरह के प्रोपेगेशन है। एक और चीज आप छोटी सी जान सकते हैं, दैट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन ओलंपिक का कहीं उद्घाटन होता है और पूरी दुनिया एक साथ उसको देखती है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है जबकि एक सैटेलाइट 1/3 ऑफ अर्थ से ज्यादा नहीं दिखा पाता, हाफ अर्थ भी कवर नहीं कर पाता। तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये यहां पर हमने 3 सैटेलाइट छोड़े हुए हैं। ये अभी तक एक अमेरिकन कंपनी ने ये काम किया हुआ है। ये 3 सैटेलाइट हैं और ये 3 आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं इसमें। ये एक दूसरे से सिग्नल ले सकते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं। अर्थ से भी सिग्नल ले सकता है कोई भी और अर्थ को भी सिग्नल भेज सकता है। इस तरह से ये बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। अब अगर यहां पर ओलंपिक हो रहा है तो यहां से यहां तो सिग्नल चला जाएगा, केबल से चला जाएगा। जैसे यहां से ट्रांसमिशन स्टेशन सिंगापुर लगा हुआ है तो सिंगापुर तक हम माइक्रोवेव से भेज देंगे या किसी भी चीज से, यहां से सिग्नल यहां चला जाता है। यहां से फिर कहां चला जाएगा? सैटेलाइट में। ये सैटेलाइट 3 काम करता है। इस सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, इस सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और अर्थ पर भी सिग्नल भेजेगा। ऐसे तो इसका सिग्नल जब यहां पहुंचेगा तो ये अर्थ को सिग्नल भेजेगा इधर, और ये वाला इधर अर्थ को सिग्नल भेजेगा। तो ये कितनी अर्थ को कवर करेगा? 1/3। ये किसको कवर करेगा? 1/3। और ये भी किसको कवर करेगा? 1/3। इस तरह से पूरी अर्थ पे सिग्नल पहुंच गए। ठीक है, और इनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸। तो ज्यादा टाइम का गैप नहीं आता, पर फिर भी थोड़ा सा गैप आ जाता है 5-10 सेकेंड का, क्योंकि यहां से जाना, प्रोसेस होना, फिर यहां से यहां आना और फिर यहां से यहां आना। सो दैट टेक 3 to 5 seconds। तो थोड़ा सा गैप हो सकता है, बट दिस इज द सिस्टम हाउ वन इवेंट कैन बी शोन ग्लोबली। पूरे ग्लोब में एक साथ होता है। सो दिस इज ग्लोबल कम्युनिकेशन। हम जो अमेरिका टेलीफोन से बात करते हैं तो हमको इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ है। एक सैटेलाइट से दोनों बात नहीं कर सकते, तो हमको हमेशा एक सैटेलाइट को भेजना है, ये दूसरे को भेजता है, ये फिर इसको भेजता है। तो ये कंपनी उसका मनमाना चार्ज ले सकती है, तो फिर दूसरी कंपनी इस फील्ड में आती है। तो अभी जो हमारा इंटरनेट सिस्टम है वो मोस्टली ऑनलाइन है, वायरलेस नहीं। ऑनलाइन है मतलब एक केबल डाली गई है समुद्र के अंदर से, वो इंडिया को यूरोप से जोड़ती है, फिर यूरोप से भी शायद एक डाली गई है अमेरिका के लिए। तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हमको बैंडविड्थ बहुत ज्यादा मिलती है और उससे चलता है। अदरवाइज ये ग्लोबल सिस्टम भी है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से 2-3 पैरेलल सिस्टम चलते हैं। ओके।
So this is all about communication from one place to other place. 3 तरह के प्रोपेगेशन होते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आप याद कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, पीछे में क्वेश्चन आंसर दोनों दिए, दोनों को देख लीजिए। अब आप देखेंगे आपको